हेलो गाइस, स्वागत है आपका देवभूमि फ्यूचर पॉइंट पे। तो जैसे ही हमने अपनी सामान्य दिन की सीरीज शुरू करी थी, उसी क्रम में आज हमारा अगला वीडियो रहेगा, जिसमें हम हर बार की तरफ 50 MCQ क्लियर करेंगे और अपना एक टॉपिक क्लियर करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है? तो ऐसा कौन सा काल है जिसमें अछूत की अवधारणा जो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है? वो हो जाएगा हमारा उत्तर वैदिक काल। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में अछूत की जो अवधारणा थी वो स्पष्ट रूप से दिखाई देती थी। नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो हमें मिलान करना है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो देख लेते हैं इसको। बुद्ध का जन्म, तो जो बुद्ध का जन्म है वो कहाँ हुआ था? कमल। ठीक है, बुद्ध का जो जन्म का प्रतीक है वो कमल है। गृह त्याग, तो बुद्ध के जो गृह त्याग का जो प्रतीक है वो है घोड़ा। ठीक है, गृह त्याग का जो प्रतीक था घोड़ा, आप ऐसे याद कर सकते हैं कि घोड़े से हम क्या करते हैं, घर से जाते हैं ना, तो घोड़ा ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, और जो बुद्ध की जो मृत्यु का जो प्रतीक था वो था, मृत्यु का प्रतीक वो था स्तूप। ठीक है, और ज्ञान प्राप्ति जो था वो था बौद्धि वृक्ष। तो हमारा जो इस क्रम में ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बुद्ध का जन्म कमल, गृह त्याग घोड़ा, मृत्यु स्तूप और ज्ञान प्राप्ति बौद्धि वृक्ष। नेक्स्ट देखते हैं, सिकंदर के भारत आक्रमण के समय मगध पर किस वंश और राजा का शासन था? तो जो सिकंदर का जो भारत आक्रमण हुआ था तब पूछा रहा है कि मगध जो था, ठीक है, तो मगध पे किस वंश और किस राजा का शासन था? तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, वो जाएगा नंदवंश का शासन था। ठीक है, उस टाइम पे। और नंदवंश का जो राजा था वो था घनानंद। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी हो जाएगा, घनानंद का शासन था और नंदवंश का शासक है घनानंद। नेक्स्ट देखते हैं, नटराज की प्रसिद्ध मूर्ति कहाँ का संबंध किस कला से है? तो जो नटराज की प्रसिद्ध मूर्ति का जो संबंध है वो संबंध है चोल कला से। ऑप्शन नंबर जो हमारा ए हो जाएगा, चोल कला से संबंधित है नटराज की प्रसिद्ध मूर्ति का संबंध। नेक्स्ट देखते हैं, किस राजवंश का संबंध संगम युग से नहीं है? तो ऐसा कौन सा राजवंश है जिसका संबंध संगम जो युग से नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है पल्लव। ठीक है, पल्लव ऐसा राजवंश है जिसका संबंध संगम युग से नहीं है। बाकी चोल, चेर और पांडे जो थे इनका जो संबंध है वो संगम युग से था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मुगलों और मराठों के बीच संघर्ष किसके राज्यकाल में प्रारंभ हुआ था? तो जो मुगल और मराठों के बीच जो संघर्ष हुआ था वो संघर्ष हुआ था भोसले के टाइम पीरियड पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, भोसले के टाइम पीरियड पे क्या हुआ था, मुगल और मराठों के बीच संघर्ष शुरू हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, मुगल काल में मगध ए मास का संबंध किससे है? तो जो मुगल काल में मगध ए मास का जो संबंध था वो संबंध था विद्वानों को राजस्व मुक्ति भूमि देने से। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, विद्वानों को राजस्व मुक्त भूमि से संबंधित था मदद ए मास का संबंध। नेक्स्ट देखते हैं, बंगाल काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो जो बंगाल काश्तकारी जो अधिनियम पारित हुआ था वो हुआ था 1885 में। ऑप्शन नंबर जो हमारा हो जाएगा 1885 वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, 1929 से 1939 के बीच मजदूर आंदोलन के बंद पड़ने का कारण था। तो जो 1929 से 1939 के बीच जो मजदूर आंदोलन बंद हुआ था उसका जो कारण था वो था ट्रेड यूनियन कांग्रेस का कई गुटों में विभाजन। ठीक है, यानी हमारा जो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ट्रेड यूनियन जो गुट थे उनका कई भागों में जो विभाजन हो गया था, ये था जो मजदूर आंदोलन के बंद होने का कारण। नेक्स्ट देखते हैं, किसने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया था? तो जो हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का जो परिणाम कहा था 1857 की क्रांति के बारे में, वो किसने कहा था? वो कहा था आउटरम एवं टेलर ने। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी हो जाएगा, आउटरम और टेलर ने कहा था कि जो 1857 की जो क्रांति है, विद्रोह है, वो है हिंदू और मुस्लिम का षड्यंत्र मात्र है। ठीक है, षड्यंत्र मात्र है हिंदू और मुस्लिम का, ये कहा था आउटरम और टेलर ने। इंपॉर्टेंट है टेलर ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बंगाल विभाजन की योजना प्रभावी हुई। तो जो बंगाल विभाजन की जो योजना प्रभावी हुई थी वो हुई थी 16 अक्टूबर 1905। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कांग्रेस की 1907 में हुए सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो जो कांग्रेस का जो 1907 में अधिवेशन हुआ था उसके जो अध्यक्ष थे वो थे रास बिहारी घोष। ठीक है, और 1907 का ही ऐसा अधिवेशन था कांग्रेस का जिसमें क्या हुआ था, कांग्रेस का विभाजन हो गया था। ठीक है, दो दलों में, गर्म दल और नरम दल में। नेक्स्ट देखते हैं, अभ्युदय पत्र के संपादक थे। तो जो अभ्युदय पत्र के जो संपादक थे वो थे मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय द्वारा अभ्युदय पत्र का संपादन हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन भारतीय क्रांति की माँ कही जाती है? तो जो भारतीय क्रांति की माँ कही जाती है वो कही जाती है मैडम भिकाजी कामा। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी हो जाएगा, मैडम भिकाजी कामा को भारतीय क्रांति की माँ कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, लॉर्ड कर्जन के समय भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ था? तो जो लॉर्ड कर्जन के टाइम पीरियड पे जो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था वो हुआ था 1904 में। ठीक है, 1904 हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, मुसलमानों में पश्चिमी शिक्षा के प्रचार के लिए 1863 ईस्वी में मुंडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना हुई थी। तो जो मुसलमानों में जो पश्चिमी शिक्षा के प्रचार के लिए जो 1863 में मुहड्डमन लिटरेरी सोसाइटी की जो स्थापना हुई थी वो की गई थी कलकत्ता में। ऑप्शन नंबर जो हमारा ये हो जाएगा कलकत्ता, बिल्कुल सही ऑप्शन है।
नेक्स्ट देखते हैं, वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित क्रिया क्या कहलाती है? तो जो वनों के संरक्षण एवं संवर्धन के संबंधित जो क्रिया कहलाती है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है सिल्वीकल्चर। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी हो जाएगा, सिल्वीकल्चर कहलाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन स्थिरीकृत करता है? तो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जो कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसका जो आधा भाग पृथ्वी पर जो स्थिरीकृत करता है वो किया जाता है, वो किया जाता है शैवाल द्वारा। हमारा ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रभाव की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो किसी परिपथ में हमें विद्युत धारा की जो दिशा को दिखाने के लिए जो उपकरण का यूज किया जाता है ना हमारे द्वारा, वो क्या आता है? गैल्वेनोमीटर। ऑप्शन नंबर जो हमारा ये हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो जो समतल दर्पण द्वारा जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है वो होता है आभासी। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी हो जाएगा, आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, समतल दर्पण द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषक कहलाते हैं। तो जो मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषक कहलाते हैं वो कहलाते हैं एंथ्रोपोजेनिक। ठीक है, एंथ्रोपोजेनिक कहलाते हैं एंथ्रोपोजेनिक कहलाते हैं मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषक। नेक्स्ट देखते हैं, अधातुओं के गुणधर्मों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामान्यतः सत्य नहीं है? तो अधातुओं के गुणधर्मों के बारे में बताना है कि कौन सा हमारा कथन दिया गया है वो सत्य नहीं है। तो हमारा जो सही आंसर है, अधातुओं में चालकता नहीं होती। ठीक है, अधातु जो होती हैं वो कुचालक होती हैं। हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्नलिखित में से कहाँ बनता है? तो जो दूरदृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है रेटिना के पीछे। हमारा ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा, रेटिना के पीछे बनता है। ठीक है, दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस या किन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है? तो जो केवल परिमाण की आवश्यकता होती है वो किस धातु को है? ठीक है, कौन से धातु को है, किन धातु को व्यक्त करने के लिए होती है? इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है विद्युत धारा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी से डी बिल्कुल से हो जाएगा। ठीक है, विद्युत धारा को वैसे अगर देखा है तो ये जो कहलाती है अदिश कहलाती है। ठीक है, जिनको क्या है दिशा की जरूरत नहीं होती, केवल क्या होता है परिमाण होता है। नेक्स्ट देखते हैं, तापमान का एसआई मात्रक है। तो जो तापमान का एसआई मात्रक है वो है हमारा केल्विन। ठीक है, एसआई मात्रक केल्विन है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है? तो हमारा जो रक्त का थक्का जमने के लिए जो उत्तरदायी विटामिन है वो है विटामिन के। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड के अधिकांश भाग का परिवहन होता है। तो जो शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड के अधिकांश भाग का जो परिवहन होता है वो होता है बाइकार्बोनेट्स के रूप में। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी सी हो जाएगा, बाइकार्बोनेट्स के रूप में होता है शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा युग्म गलत सम्मिलित है? तो कौन सा युग्म गलत सम्मिलित है? तो सिल्वीकल्चर छिपकली का अध्ययन किया जाता है, ये हमारा क्या ऑप्शन नंबर डी गलत है। ठीक है, बाकी जो एपीकल्चर है वो मधुमक्खी पालन से किया जाता है, बिल्कुल सही है। और पीसीकल्चर मत्स्य पालन है, बिल्कुल सही है। और सेरीकल्चर में रेशम या कीट पालन, ठीक है, बिल्कुल सही है। हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, गलत है। जेलीफिश किस संघ का एक उदाहरण है? तो जो जेलीफिश उदाहरण है वो उदाहरण है संघ सिलेट्रेंटो का। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, संघ सिलेट्रेंटा का क्या है उदाहरण है जेलीफिश। नेक्स्ट देखते हैं, 1923 का झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था? तो जो 1923 का जो झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह था वो आयोजित किया गया था नागपुर में। ऑप्शन नंबर जो हमारा हो जाएगा नागपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान के किस अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्यों व संघ राज्यों क्षेत्रों में सीटों के आवंटन का वर्णन किया गया? तो संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद पूछा रहा है कि जिसमें राज्यसभा के लिए और राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों के लिए सीटों का आवंटन का वर्णन है? ठीक है, तो जो सीटों का आवंटन का जो वर्णन है वो है चौथी में। हमारा ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा, चौथी अनुसूची में इसका वर्णन है सीटों के आवंटन का। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान में भाग 4 का क कब शामिल किया गया था? तो जो भारतीय संविधान में भाग 4 का क शामिल किया गया था ना, ये संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? 1976। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी हो जाएगा, 1976 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार या स्वयं अपने अधीनस्थों के द्वारा करेंगे, इसका उल्लेख है। तो जो इसका उल्लेख दिया गया है वो दिया गया अनुच्छेद 53 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा करेक्ट है। अनुच्छेद 53 में दिया गया है कि संघ की कार्यपालिका की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार या स्वयं या अपने अधीनस्थों के द्वारा करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की न्यूनतम उम्र जो सीमा थी वो 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी। तो ऐसा जो संविधान संशोधन जिसमें जो मतदान करने की यानी वोट देने की जो उम्र थी 21 से घटा के 18 कर दी गई थी, वो संविधान संशोधन कौन सा था हमारा? वो संविधान संशोधन था 61वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर जो हमारा भी हो जाएगा, 61वें संविधान संशोधन के द्वारा
जो वोट देने की जो उम्र थी ना, मतदान की उम्र 21 से घटा के 18 कर दी थी। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय जल विवादों के न्याय निर्णय से संबंधित है? तो जो अंतर्राज्यीय जल विवादों के न्याय निर्णय से जो संबंधित है संविधान का अनुच्छेद, वो संबंधित है अनुच्छेद 262। ऑप्शन नंबर जो हमारा ए हो जाएगा, अनुच्छेद 262 संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बाह्य आक्रमण के आधार पर देश में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया गया है? तो जो राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा की गई है, पूछा रहा है कि कितनी बार की गई है, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है बाह्य आक्रमण के आधार पर कह रहा है। ठीक है, अगर आपसे पूछा है कि वित्तीय आपातकाल के आधार पर कितनी बार हुआ है, तो अभी तक भारत में वित्तीय आकाल अभी तक नहीं पड़ा है। ठीक है, तो बाह्य आक्रमण के आधार पर 2 बार हुआ है। ऑप्शन नंबर जो हमारा ए हो जाएगा वो करेक्ट है। ठीक है, 2 बार हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन का प्रयोग निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया था? तो जो सर्वप्रथम जो राष्ट्रीय शासन का जो प्रयोग किया गया था, वो किया गया था पंजाब में। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा, पंजाब में किया गया था। ठीक है, सबसे पहले राष्ट्रपति शासन का प्रयोग। नेक्स्ट देखते हैं, राज्यसभा के सभापति का चुनाव करते हैं। तो जो राज्यसभा के जो सभापति का चुनाव करते हैं, लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी हो जाएगा, लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्यों के द्वारा राज्यसभा के सभापति का चुनाव किया जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा एवं धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो ये जो हमारा अनुच्छेद है हमारा भारतीय संविधान में, ये कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 ये कहता है कि हमारा जो संविधान में जो शिक्षण संस्थान है ना हमारे भारत में, तो शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा और धार्मिक जो उपासना है उसमें उपस्थित होने की स्वतंत्रता प्रदान करता है अनुच्छेद 28 के द्वारा। ऑपरेशन ग्रीन मिशन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो जो ऑपरेशन ग्रीन मिशन का संबंध है वो टमाटर, प्याज और आलू उत्पादन में वृद्धि से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा करेक्ट है कि ऑपरेशन ग्रीन मिशन का संबंध टमाटर, प्याज और आलू उत्पादन में वृद्धि से है। लिंग असमानता सूचकांक यानी GII को मानव विकास रिपोर्ट में किस वर्ष शामिल किया गया था? तो जो लिंग असमानता सूचकांक जो मानव विकास रिपोर्ट में जो शामिल किया गया था, वो शामिल किया गया था 2010 में। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा 2010, ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, 2010 में लिंग असमानता सूचकांक को मानव विकास रिपोर्ट में शामिल किया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस मॉडल पर आधारित है? तो जो पहली पंचवर्षीय योजना है वो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा ये हो जाएगा, हेराल्ड डोमर मॉडल पे प्रथम पंचवर्षीय योजना आधारित है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में किस उपकरण का प्रयोग बृहद स्तर पर मौद्रिक नीति के रूप में किया जाता है? तो जो बृहद स्तर पर मौद्रिक नीति के रूप में जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है खुले बाजार की प्रक्रिया में। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा, खुले बाजार की प्रक्रिया में किया जाता है बृहद स्तर पर मौद्रिक नीति का प्रयोग। नेक्स्ट देखते हैं, नाबार्ड के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें। तो नाबार्ड के संबंध में विचार करने हमने तो देख लेते हैं। ठीक है, नाबार्ड का गठन 1982 में हुआ था। तो जो नाबार्ड का गठन हुआ था 1982 में हुआ था, बिल्कुल करेक्ट है। नाबार्ड केवल कृषि क्षेत्र को साक्ष्य सुविधा प्रदान करता है, ये गलत है। ठीक है, नाबार्ड केवल कृषि क्षेत्र को साक्ष्य सुविधा प्रदान नहीं करता है। तो हमारा जो पहला गठन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, यानी केवल एक सत्य है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, GAAR यानी जर्नल एंटी अवॉइडेंस रूल्स का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो जर्नल एंटी अवॉइडेंस रूल का जो संबंध है वो है कराधान प्रणाली से। ऑप्शन नंबर जो हमारा भी हो जाएगा, कराधान प्रणाली से संबंधित है। ठीक है, जर्नल एंटी अवॉइडेंस रूल का संबंध। नेक्स्ट देखते हैं, मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो जो मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है वो विशेषता है पशुओं का पालन और फसलों की एक साथ खेती। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा, पशुओं का पालन और फसलों की एक साथ खेती है मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्या था? तो बिहार में जो 2011 की जनगणना के अनुसार जो ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत था वो प्रतिशत था 88.71। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी हो जाएगा करेक्ट है। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि आपसे कि जो जनगणना होती है ना वो कितने वर्षों में होती है, तो कमेंट करके बताइए। ठीक है, कितने वर्षों बाद जनगणना, जैसे 2011 में हुई उसके बाद नेक्स्ट जनगणना जो हुई थी वो कब हुई थी? ठीक है, कितने सालों में होती है? एक साल, ये कुछ टाइम पीरियड छोड़ के दूसरी जनगणना होगी ना, तो उस जो टाइम पीरियड ड्यूरेशन होता है जो उसका, वो पूछा जा रहा है आपसे। इसराइल के साथ सीमा साझा करता है, तो जो इसराइल के साथ सीमा साझा किया जाता है वो क्या आता है? लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र। ऑप्शन नंबर जो हमारा ये हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, डोडा बेटा चोटी होती है ना जो, निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो डोडा बेटा की जो चोटी है वो स्थित है नीलगिरी की पहाड़ियों पे। ऑप्शन नंबर जो हमारा ये हो जाएगा, नीलगिरी की पहाड़ी पे है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है? तो स्प्रेडशीट का जो उदाहरण है वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ऑप्शन नंबर जो हमारा भी हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट जो एक्सेल है वो स्प्रेडशीट का उदाहरण है।
तो हमारा 50 MCQ कंप्लीट हो गया है। तो अब टॉपिक की तरफ चलते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान के भाग और अनुच्छेदों के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो भारतीय संविधान के भाग और अनुच्छेदों के बारे में रहेगा। तो शुरू करते हैं। अनुच्छेद, ठीक है, और उनका उल्लेख किसमें है। तो जो भाग 1 है उसमें 1 से 4 तक अनुच्छेद दिए गए हैं और संघीय एवं उसका राज्य क्षेत्र के बारे में उल्लेख किया गया है, ठीक है। भाग 2 में 5 से 11 तक अनुच्छेद हैं और नागरिकता से संबंधित उल्लेख किए गए हैं। भाग 3 है उसमें 12 से लेकर 35 और मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है इसमें। भाग 4 है 36 से लेकर 51 और नीति निर्देशक तत्वों के बारे में लिया गया, ठीक है। और नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं कमेंट करके बताइए, कल ही बताया आपको मैंने। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप पहले से लेके 12 से 35 को याद रखिएगा और नागरिकता को भी याद रखिए। 5 से 11 नागरिकता में है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नागरिकता 5 से 11 इंपॉर्टेंट है। 1 से 4 संघ जो राज्य और संघ है तो सबको याद रहता है वैसे भी। 1 से 4 है संघ और राज्य का क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है। 5 से 11 में नागरिकता का वर्णन किया गया है। 12 से 35 में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्वों के बारे में वर्णन किया गया है। और 51 का जो ए है और भाग हमारा जो 4 का क है उसमें 51 के ए में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है, ठीक है। और 5वें जो भाग में है वो 52 से 151 तक उसमें संघ का वर्णन किया गया है। और जो छठा भाग है उसमें 152 से 237 तक राज्य का वर्णन किया गया है। 7वें भाग में 238 इसमें पहले अनुसूची के भाग ख में उल्लेखित राज्य का वर्णन किया गया है। भाग 8 में 239 से 242 अनुच्छेद में संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। इंपॉर्टेंट है ये। भाग 9 के 243 के क से 9 तक पंचायती क्षेत्र का वर्णन किया गया है, ठीक है। पंचायत का वर्णन किया गया है। भाग 9 के क में 243 तौ से 243 यौछों तक नगर पालिका का वर्णन किया गया है। भाग 9 के ख में 243 के यौ जौ में यन तक सहकारी समिति का वर्णन किया गया है। भाग 10 में और 244 अनुच्छेद में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र का वर्णन किया गया है। इंपॉर्टेंट है कि भाग 10 के 244 अनुच्छेद में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र का वर्णन किया गया है। भाग 11 में 245 से 263 तक संघ और राज्यों के मध्य संबंध का वर्णन किया गया है। आप इसको याद करने के लिए प्रेशर मत डालिएगा, वीडियो को 2 या 3 बार आप देख लीजिए आराम से, आपको याद होते रहेगा। तो हफ्ते में रिपीट कर लीजिएगा वीडियो। भाग 264 से भाग 12 में 264 अनुच्छेद से 300 के क तक वित्त जो संपत्ति है और संविदा एवं वाद का वर्णन किया गया है। भाग 13 के 301 से 307 तक भारतीय राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य एवं समागम का वर्णन किया गया है। भाग 14 में 308 अनुच्छेद से लेकर 323 तक इसमें संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाओं के बारे में बताया गया, ठीक है। भाग 14 के क में 223 के क से ख तक अधिकरण का वर्णन किया गया है। भाग 15 में 224 से 229 तक निर्वाचन का वर्णन किया गया है। भाग 16 में 230 से लेकर 242 तक उस वर्गों के लिए विशेष उपबंध बताए गए हैं। भाग 17 में 243 से 251 तक राज्य भाषा के बारे में बताया गया है। और भाग 18 में 252 से 260 तक आपात उपबंध बताएं, ठीक है। और आपात उपबंध कहाँ से लिए गए हैं कमेंट करके बताइए, बताया था मैंने ये भी आपको। अगला देखते हैं। भाग 19 में 261 से 267 तक प्रकीर्णन के बारे में बताया गया, ठीक है। प्रकीर्णन का उल्लेख है। नेक्स्ट देखते हैं। भाग 20 में इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 368 के भाग 20 में हमारा संविधान संशोधन के बारे में बताया गया, ठीक है। और संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया ये बताइए। प्रस्तावना और प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, दोनों अलग अलग सवाल हैं, ठीक है। प्रस्तावना किस देश से ली गई है, किस देश के संविधान से ली गई है, और प्रस्तावना की जो भाषा है वो किस देश के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट देखते हैं। भाग 21 जो है 369 से 392 तक अस्थायी विशेष उपबंध के बारे में बताया है। भाग 22 में 393 से 395 तक संक्षिप्त नाम हिंदी में प्राधिकृत पाठ के बारे में उल्लेख किया गया है। भारत में कितने प्रकार के से नागरिकता प्राप्त की जाती है, तो जो भारत में जो नागरिकता प्राप्त की जा सकती है वो 3 प्रकार से की जा सकती है। अगर पूछा जाए कि भारतीय नागरिकता का अंत कितने प्रकार से हो सकता है, तो जो अंत हो सकता है वो 3 प्रकार से हो सकता है, ठीक है, नागरिकता का। और जो नागरिकता पाई जा सकती है वो 5 प्रकार से पाई जा सकती है। भारतीय नागरिकता अधिनियम को पारित किया गया था, तो जो भारतीय नागरिकता अधिनियम को पारित किया गया था वो पारित किया गया था 1955 में। भारत का अधिकार पत्र यानी मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो जो भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा जाता है वो कहा जाता है भाग 3 को। मौलिक अधिकारों के सुरक्षा के लिए व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में क्रमशः जा सकता है। तो मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के क्रम से जा सकता है, वो अनुच्छेद 32 के तहत जा सकता है, ठीक है। और अनुच्छेद 32 के तहत क्या होती है, रीट जारियाँ होती है, ठीक है। और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत यानी अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 अगर आपका मौलिक अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है तो आप इसके तहत उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया, तो जो संपत्ति का अधिकार था उसको मौलिक अधिकार से हटाया गया 44वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा
1978 में, ठीक है। संपत्ति के अधिकार को जो मौलिक अधिकार से हटाया गया था, इंपॉर्टेंट है ये, 44वां संविधान संशोधन से हटाया गया था और 1978 के तहत हटाया गया था। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा जो इंस्टा हैंडल है उसको फॉलो कर सकते हैं आप, दिए घूम फ्यूचर पॉइंट। वहाँ पे डेली एमसीक्यू और जो हमारे करंट अफेयर्स है उसके पोस्ट अपलोड होती रहती है, ठीक है। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।